जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 150 150 के बाद में दिया गया है 132 132 के बाद में दिया गया है 112 112 के बाद में दिया गया है 90 90 के बाद में दिया गया है 66 और 66 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में 150 से कितना बन रहा है 132 है। तो 150 से 132 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें -18 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 132 है। फिर देखिए 132 से कितना बन रहा है 112। तो 132 से 112 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 132 में से क्या कर दें -20 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 112। फिर देखिए 112 से कितना बन रहा है 90। तो 112 से 90 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 112 में से क्या कर दें -22 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 90। फिर देखिए 90 से कितना बन रहा है 66। तो 90 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 90 में से क्या कर दें -24 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 66। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 66 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ -18, उसके बाद में -20, उसके बाद में -22, उसके बाद में -24, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि -18 -20 -22 -24। अब -24 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा -26 है। यानी कि हम 66 में से क्या कर देंगे -26 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 66 में से हम क्या कर देंगे -26 कर देंगे तो 66 में से 26 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 40 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40 है। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है 40 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 21 का संबंध 11 के साथ में उसी प्रकार से 31 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि 21 से यहाँ पर 11 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 11 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 31 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 21 से यहाँ पर 11 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 21 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 21 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए इस 3 का क्या किया गया है स्क्वायर किया गया है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9 और 9 के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा 11। यानी कि 21 से 11 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले 21 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है और जो संख्या आई है उसका स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करने के बाद में जो भी संख्या आई है उसके अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 11। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 31 के अंदर है
और इस 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो 31 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4। ठीक है, और जिस प्रकार से 3 का स्क्वायर किया है इसी प्रकार से यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। और यहाँ पर जिस प्रकार से 9 के अंदर +2 किया गया है उसी प्रकार से 16 के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 16 और 2 मिलकर बन जाएगा 18, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 18। अब हमें देखना है कि संख्या 18 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 18 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, संख्या 7381 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करके निर्मित नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए यदि आप एक बार समझ जाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ व्यवस्थित करना। ठीक है, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर हमें बोला गया है आरोही क्रम, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या है 7381, उसके बाद में क्या है 7381,465। ठीक है, यानी कि यह संख्या हमें दी गई है। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस संख्या को हम व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है 1, तो 7 के नीचे लिखेंगे 1 है। 1 से छोटी संख्या क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 से छोटी संख्या कौन सी है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 से छोटी संख्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 से छोटी संख्या है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 से छोटी संख्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। 7 से छोटी संख्या है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। यानी कि ये कौन सी हो गई नई संख्या हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नई संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर जो नई संख्या आई है इसमें कितने अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 3 के जस्ट नीचे 3 आया है, जबकि सभी अंकों की स्थिति क्या हुई है परिवर्तित हुई है। यहाँ पर बोला गया है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो केवल एक अंक ऐसा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। अब हमें देखना है कि एक किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो वहां सर एक हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
एक निश्चित कूट भाषा में APES को 6819 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और PAGE को 6928 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में जी के लिए कूट क्या होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट बोला गया है कि APES इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए APES इसको लिखा गया है 6819, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि PAGE, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि PAGE इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 6928 और आपसे पूछा गया है कि जी के लिए कोड क्या होगा। तो कैसे याद करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उसी प्रकार से इस शब्द के अंदर भी जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो इन दोनों शब्दों के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उनके अंदर हमें देखना है कॉमन लेटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले शब्द के अंदर ए दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ए हमें दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर दिया गया है, तो पी इसके अंदर भी दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ई दिया गया है, तो यहाँ पर भी ई दिया गया है। यानी कि कौन सा लेटर बच गया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेटर बच गया एस और यहाँ पर लेटर बच गया जी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है और यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है। दोनों संख्या के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस संख्या के अंदर 6 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 6 हमें दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए इस संख्या के अंदर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर भी 8 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 9 दिया गया है, तो इस संख्या के अंदर भी हमें 9 दिया गया है। यानी कि बच क्या गया, तो वो देखिए यहाँ पर तो बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 2। यानी कि एस के लिए कूट हो गया 1 और मेरे भाई जी के लिए कूट हो गया 2। हमसे पूछा गया है जी के लिए कूट क्या होगा, तो जी के लिए कूट होगा 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 2 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कीट, जंतु और विषैला इन तीनों शब्दों के लिए सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी आप वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन कि उन शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कीट और जंतु के बीच में रिलेशन है। क्या कीट और जंतु के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर कीट और जंतु के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जितने भी कीट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जंतु होते हैं। यानी कि जितने भी कीट होंगे वो आएंगे जंतुओं की श्रेणी में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जंतु और विषैला इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो कुछ जंतु क्या होते हैं, विषैले होते हैं और कुछ जंतु विषैले नहीं भी होते हैं। अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे कीट और विषैला के बीच में। क्या कीट और विषैला के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर कीट और विषैला के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो कुछ कीट भी क्या होते हैं, विषैले होते हैं, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों शब्दों में कॉमन शब्द है जंतु, तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, जंतु के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर है कीट, तो जितने भी कीट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जंतु होते हैं। तो जितने भी कीट होंगे वो आ जाएंगे किसकी श्रेणी में, यहाँ पर देखिए जंतु की श्रेणी में। तो जंतु के आरेख के अंदर बन जाएगा कीट का आरेख, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा शब्द बच गया विषैला, यानी कि कुछ जंतु भी क्या होते हैं, विषैले होते हैं और कुछ कीट भी क्या होते हैं, विषैले होते हैं। यानी कि जंतु और कीट का कुछ हिस्सा आ जाएगा किसके लिए, विषैला के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ जंतु विषैले हो जाएंगे और कुछ कीट
कीट विषैले हो जाएंगे। तो यानी कि आपका कीट, जंतु और विषैला इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। अब आपको देखना है कि इस टाइप का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है इस टाइप का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो बीमारी से मुक्त किया गया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी है भारोत्तोलन से, और ऑप्शन डी है मुक्केबाजी से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी SR राव ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है
चुटकी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे पास यहाँ पर देखिए काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर भोटिया और पांडव ये दोनों किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली हैं। तो मेरे भाई याद रखना भोटिया और पांडव ये दोनों किसकी हैं, उत्तराखंड राज्य की हैं पारंपरिक नृत्य शैली। ठीक है, इसी के साथ में पूछ लिया जाए कि मुखोटा किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है, तो याद रखना मुखोटा है आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। ठीक है, यानी कि मुखोटा है आंध्र प्रदेश की, चुटकी है सिक्किम राज्य की, और भोटिया और पांडव ये है उत्तराखंड राज्य की क्या है पारंपरिक नृत्य शैली हैं। और मेरे भाई याद रखना इस टाइप के आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परवरा, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी दाहिनी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी की, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी की, ऑप्शन सी है कावेरी नदी की, और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, परवरा, मंजीरा और मनेर नदियाँ ये मेरे भाई गोदावरी नदी की क्या है दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।